हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। छोटे से एक गैप के बाद आज फिर से आप सबसे मेरी मुलाकात हो रही है और अपने पुराने जोश और उमंग को बनाए रखते हुए आज का अपना इस सेशन हम शुरू करने वाले हैं। तो चलिए परिचय की रिवाइज से शुरू करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। मेरा नाम शिल्पी है और आप सबका मैं आज के इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। चलिए आइए आज अपनी स्क्रीन पर पहले प्रश्न को देखें, क्या कहता है आज का हमारा पहला प्रश्न। चलिए देखते हैं। इसरो के वीनस मिशन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। चलिए देखिए क्या मिशन क्या कहता है। इसरो द्वारा जनवरी 2023 में वीनस मिशन को लॉन्च किया जाएगा। देखिए ये तो रही इस प्रश्न के पहले कथन की बात। जब भी कभी आपसे इस तरह के मिशन आपके सामने दिए जाएं या कोई ऐसा लॉन्च किया जाए कोई मिशन, तो आपको क्या देखना है कि वो कब किया जा रहा है। ठीक है, स्पष्ट है। उसका उद्देश्य क्या है ये भी देखना होगा। तीसरा आपको देखना होगा कि वो किन किन देशों के द्वारा लॉन्च किया जा चुका है, हमारा भारत उसे कब लॉन्च कर रहा है और अन्य देश उसके साथ साथ और कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि इसरो द्वारा जनवरी 2023 में वीनस जो मिशन है उसको लॉन्च किया जाएगा। देखिए आपको थोड़ा सा पता होगा या नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। जैसे हमारे जो और भी जो मिशन लॉन्च किए गए हैं उनमें देखिए कितना टाइम लगा है। कभी किसी में 2 साल, कभी किसी में 3 साल या 2 से 3 साल का लगभग समय लगा है मिशन को लॉन्च करने में। तो ज़रा आप सोचें, यहाँ पर बात चल रही है कि जनवरी 2023 में इस मिशन को लॉन्च कर दिया जाएगा। देखिए कोई छोटा सा मिशन तो है नहीं कि इस रोड से गए और उस रोड तक जाना है। लंबा मिशन है, बड़ा मिशन है, तो समय भी इसमें थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। ठीक सी बात है ना। तो यहाँ पर कह रहा है कि सिर्फ 8 महीने में इस मिशन को लॉन्च कर दिया जाएगा। तो थोड़ी सी अटपटी सी बात लगती है क्योंकि लॉजिकली थोड़ा ठीक नहीं है। तो ये कथन हमारा यहाँ पर गलत हो जाता है क्योंकि इसको जनवरी 2023 में नहीं बल्कि इसको दिसंबर 2024 में लॉन्च किया जाएगा। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, थोड़ा और स्पष्ट हो जाएगा। दिसंबर 2024 में इस मिशन को लॉन्च किया जाएगा। स्पष्ट हो गया है। दूसरा कथन क्या कह रहा है, इसका उद्देश्य क्या है। शुक्र के उप सतह स्तर, क्या लिखा है, शुक्र के उप सतह स्तर विज्ञान और विनाशियन आयन मंडल के साथ सौर पवन की अंतःक्रिया की जांच करना है। देखिए ये तो रहा दूसरा कथन जो कह रहा है कि उसका उद्देश्य क्या है। ये तो रही मोटी मोटी बात। इसको हम साधारण भाषा में यदि समझें तो क्या है वो कि शुक्र के वातावरण में मौजूद जो सल्फ्यूरिक एसिड के बादलों का अध्ययन करना है और साथ ही उसकी सतह की जांच भी करना है। तो इसका एक साधारण सा जो उद्देश्य है वो ये है। और देखा जाए तो इसका उद्देश्य जो दिया गया वो एकदम क्लियर है, बहुत जेनरिक सा सेंटेंस और उसकी मतलब बात भी क्लियर कर रहा है कि क्या उसका उद्देश्य होगा। तो ये कथन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। देखिए इस तरह के जेनरिक सेंटेंसेस दिए जाए जिसमें उद्देश्य दिया जाए तो 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी होती है कि क्या जो उसका उद्देश्य रियल में है वो यहाँ मेंशन है या एग्जैक्टली वही चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है या नहीं। तो इस कथन में एग्जैक्टली वही बताई जा रही है, तो हमारा ये कथन करेक्ट हो जाता है। आइए तीसरा क्या कह रहा है कि अभी तक केवल अमेरिका रूस द्वारा ही इस शुक्र पर अन्वेषण मिशन भेजे गए हैं। देखिए जब इस तरह के मिशन आपके सामने आए तो मैंने क्या बताया कि कौन कौन से देश इस मिशन को भेज चुके हैं, तो हमें ध्यान देना होगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा कि केवल, देखिए केवल की बात की गई, हमें थोड़ा ध्यान देना है। कई बार आपको बताया है केवल अमेरिका और रूस के द्वारा ही नहीं बल्कि इसमें और भी अन्य देश जुड़े हुए हैं, जैसे अमेरिका है, रूस है, ठीक है, इसके बाद हमारा यूरोपीय यूनियन है, इसके बाद लास्ट कौन सा है, जापान है, इस मिशन को जो भेज चुके हैं। जल्दी से हमारा भारत भी इसमें जुड़ जाएगा, टेंशन की क्या बात है। तो देखिए यहाँ पर ये कथन भी हमारा गलत हो जाता है क्योंकि अमेरिका, रशिया, यूरोपीय यूनियन और हमारा जापान भी इस मिशन में जुड़ा हुआ है। तो ये कथन गलत हो जाता है। पूछ रहे कि कौन से कथन यहाँ पर सही है, तो देखिए ऑप्शन 2 यानी कि जो केवल 2 कथन है वो करेक्ट है। तो आंसर 20 का निकल आता है। चलिए आज के अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न कि रूस के कैलिनग्राद क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन असत्य है। फोकस करिएगा, यहाँ पर असत्य पूछा गया है। देखिए जब भी कभी हमारे एग्जाम्स में क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चंस आए ना तो हमें घबराना नहीं है। पहली बात तो घबराना तो किसी क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन जब मैपिंग से क्वेश्चन आए तो बिल्कुल नहीं घबराना है क्योंकि आप प्रैक्टिस करके जा रहे हैं। आप मैपिंग की अच्छी तैयारी करके जाएंगे तो ऐसे क्वेश्चंस गलत होने की संभावनाएं कम होती हैं क्योंकि एग्जैक्टली इसमें पता होगा तो आप एग्जैक्टली इसका आंसर दे सकेंगे। क्योंकि देखिए क्या होता है ना, जब इस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं और हमने मैपिंग की तैयारी नहीं की होती तो थोड़ी घबराहट होने लगती है और घबराहट में ही हम ऐसे प्रश्न गलत कर देते हैं। तो गलती नहीं करनी है। तो क्या है, देखिए इस तरह के क्वेश्चंस जब आए हमारे सामने तो हमें 2-3 चीज़ों पे फोकस करना है। जैसे कि यहाँ पर स्टेटमेंट दिए गए वैसे वहाँ पर भी देखना है क्या कह रहे हैं कि लिथुआनिया और पोलैंड के साथ ये सीमा साझा करता है। ठीक है भाई, इसका कह रहा है कि इसका पश्चिमी तट बाल्टिक सागर से लगता है। देखिए जो जो चीज़ें हाईलाइट करी हो फोकस करिएगा। यह रूस की मुख्य भूमि से अलग है। क्लियर है, ये पूर्वी सीमा बेलारूस से मिलती है।
ये तो रहे स्टेटमेंट। यदि आपको मैप आता होगा तो आप एग्जैक्ट ये कर पाएंगे। तो देखिए मैप थोड़ा सा बना लेते हैं। माफ़ी चाहती हूँ, लास्ट टाइम मेरा मैप थोड़ा कम लोगों को पसंद आया था, आज के लिए भी मैं माफ़ी पहले से ही मांगती हूँ। तो थोड़ा समझने के लिए मोटा मोटा मैं यहाँ पर मैप बनाने की कोशिश करती हूँ। ये देखिए, जैसे कि ये रूस है, ये रशिया है, फिर से माफ़ी मांगती हूँ आपसे, ये रशिया है और यहाँ पर मैंने इसको लिख दिया है रशिया है। ठीक है, इसमें पहले क्या कह रहे हैं, लिथुआनिया और पोलैंड के साथ सीमा साझा करता है। चलिए पहले हम ना एक छोटा सा मैप इसको बना लेते हैं पूरा। जैसे कि यहाँ पर आपका ये क्या है, बेलारूस है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ बेलारूस है ये। ठीक है, ये क्या है हमारा, बेलारूस है। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो ये लिथुआनिया है, यहाँ पर ऐसे लिख देती हूँ, ये लिथुआनिया है। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर जो छोटा सा क्या है हमारा, क्या है, कैलिनग्राद है यहाँ पर, तो ये ऐसे लिख देती हूँ, कैलिनग्राद हो गया यहाँ पर। फिर यहाँ आप देखेंगे ये क्या है, पोलैंड है हमारा। ठीक है, यहाँ पर पोलैंड है। देखिए समझने के लिए एक रफ वर्क की तरह मैं आपको यहाँ पर समझा रही हूँ। आप अपना एटलस खोलेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि किस तरह से चीज़ें दी गई हैं वहाँ पर, और स्पष्ट हो जाएगा आपको। ठीक है, माफ़ी चाहती हूँ, इसको थोड़ा इस तरह से बनाना है। ये बेलारूस यहाँ से ये ऐसे है। ठीक है, ये चीज़ बन गई। अब ये कह रहा है, पहला कथन कह रहा है ये लिथुआनिया और पोलैंड के साथ सीमा साझा करता है। तो जो कैलिनग्राद है वो लिथुआनिया और पोलैंड के साथ सीमा तो साझा कर रहा है, तो इस आधार पर हमारा ये कथन करेक्ट हो जाता है। दूसरा क्या कह रहा है, इसका पश्चिमी तट बाल्टिक सागर से लगता है। देखिए इसका जो पश्चिमी तट है ना कैलिनग्राद का, वो भी बाल्टिक सागर से यहाँ लगता है। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ बाल्टिक सागर। ठीक है, इससे भी लग रहा है इसका पश्चिमी तट, तो ये कथन भी हमारा करेक्ट हो जाता है। पूछ रहे असत्य है, अभी तक तो करेक्ट आ रहे हैं। तीसरा कह रहा है ये रूस की मुख्य भूमि से अलग है। ये रहा हमारा प्यारा रशिया, और इसकी भूमि से देखा जाए तो ये अलग है, तो इस आधार पर ये कथन भी हमारा करेक्ट हो जाता है। स्पष्ट हो गया होगा। देखिए ऑटोमेटिकली हमारा लास्ट जो ऑप्शन बचा है क्या है इसमें, कि पूर्वी सीमा बेलारूस से मिलती है। ये यहाँ पर हमारा गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए इसकी जो पूर्वी सीमा है ना, क्या वो बेलारूस से मिल रही है? नहीं मिल रही है। किससे मिल रही है? लिथुआनिया और पोलैंड से मिल रही है। इस आधार पे हमारा ये कथन गलत हो जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। पूछ रहे कौन सा असत्य है, तो इस तरह से इसका आंसर निकल आएगा। देखिए मैपिंग की तैयारी करना यूपीएससी के एस्पिरेंट के लिए या पीसीएस की भी तैयारी करें तो भी हमें मैपिंग थोड़ा आना चाहिए, ताकि इस तरह के जो इजी क्वेश्चन होते हैं ना, वो अगर आ गए और आपको मैपिंग नहीं आती तो उससे ज़्यादा टफ कुछ हो ही नहीं सकता, और हम थोड़ा सा पैनिक हो जाते हैं। तो वहाँ पैनिक ना हो, इसके लिए आपको अभ्यास करते रहना है। अभ्यास के लिए क्या करना है? हमारे साथ जुड़े रहना है, हमारे साथ प्रैक्टिस करते रहना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या कह रहा है कि राखी गढ़ी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। चलिए पहला कथन क्या कह रहा है, राखी गढ़ी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे विशालतम, ध्यान दीजिएगा, सबसे विशालतम ऐतिहासिक नगर है। देखिए यहाँ पर पहला कथन कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का राखी गढ़ी सबसे विशालतम एक नगर है। चलो भाई ये तो बात हो सकता है सही हो, लेकिन हम एक बार मैप देख लेते हैं, छोटा सा मैप बनाकर देखते हैं। यहाँ पर जैसे देखिए ये भारत का ये मैप है, ठीक है, हल्का सा बस समझने के लिए इसको मैंने ड्रॉ कर दिया है यहाँ पर। ठीक है, ये भारत का ऊपरी हिस्से का हम मैप देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है राखी गढ़ी की बात करें तो राखी गढ़ी यदि हम देखें तो हरियाणा में राखी गढ़ी ये नगर है। ठीक है, कह रहा है कि पूरे सिंधु सभ्यता का, क्या कह रहा है, पूरे सिंधु घाटी सभ्यता, यानी कि जहाँ तक ये सिंधु घाटी सभ्यता फैली थी उसकी ये बात कर रहा है। लगभग इस क्षेत्र में सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई है, उसकी बात करें कि पूरे जो सिंधु घाटी सभ्यता का राखी गढ़ी एक विशालतम नगर है, जबकि ये गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ आप देखेंगे पाकिस्तान का जो एरिया है ना, वहाँ पर मोहनजोदाड़ो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे विशालतम नगर है, ना कि राखी गढ़ी है, क्योंकि ये पूरी सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर रहा है। और इसीलिए ये कथन यहाँ पर गलत हो जाता है, क्योंकि पूरी सिंधु घाटी सभ्यता का विशालतम नगर पाकिस्तान में है, जो कि मोहनजोदड़ो है, ना कि राखी गढ़ी। यदि ध्यान दीजिएगा, यदि आपसे पूछा जाए भारत का सबसे विशालतम सिंधु घाटी का नगर कौन सा है, तो हमारा राखी गढ़ी होगा। यदि पूरी सिंधु घाटी सभ्यता का विशालतम नगर पूछा जाए तो आपका पाकिस्तान में मोहनजोदाड़ो है। आशा करती हूँ यहाँ तक स्पष्ट हुआ होगा। आइए वापस चलते हैं। यह प्राचीन सरस्वती नदी और घग्गर नदी के बीच अवस्थित है। देखिए अगर आपको ये पता रहेगा कि राखी गढ़ी कहाँ है, हरियाणा में है, तो आप थोड़ा सा यहाँ पर क्लियर हो सकें, क्योंकि दूसरा सेंटेंस पहले सेंटेंस से लिंक है। यदि आपको पता रहेगा कि राखी गढ़ी कहाँ है, हरियाणा में है, आप देखेंगे घग्गर और जो सरस्वती नदी है वो राजस्थान क्षेत्र और हरियाणा क्षेत्र में ही लगती है, तो इस आधार पर हमारा ये कथन भी करेक्ट हो जाता है। करेक्ट है, क्योंकि सरस्वती नदी और घग्गर नदी के बीच ही अवस्थित है राखी गढ़ी नगर जो है। तो इस आधार पर पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य होगा, तो इस आधार पर हमारा कौन सा कथन सत्य होगा? ऑप्शन बी, यानी कि केवल दो जो है वो करेक्ट है। ठीक है,
चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या कहता है आज का अगला प्रश्न? देखिए, भारत में गैस आधारित उर्वरक संयंत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। चलिए भाई ठीक है, कर लेते हैं विचार करने में क्या जाता है, विचार तो कर ही सकते हैं ना। तो चलिए क्या कहता है कि भारतीय उर्वरक निगम द्वारा 1955 में भरूच गुजरात में देश का पहला गैस आधारित उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था। देखिए, जब भी कभी ना आपसे किसी फर्स्ट की बात की जाए, पहले संयंत्र या पहला ऐसा कुछ आपके सामने आए इंडिया के बारे में, तो थोड़ा हमें ध्यान रखना है और अपनी मेमोरी में थोड़ा रिकॉल करना है जाके कि क्या हमने ये पढ़ा है, क्योंकि वहाँ पर चेंजेस कहाँ आ सकते हैं, चेंजेस आ सकते हैं वहाँ पर सन गलत दे सकता है, वहाँ पर हो सकता है किसी जिस स्टेट में इसका जो है स्थापित किया गया वो स्टेट गलत दे दिया गया हो यहाँ पर, जैसा कि यहाँ पर हुआ है। ठीक है, यहाँ पर क्या है ना, स्टेटमेंट ऐसे आपके सामने लाए जाते हैं ताकि आप उनकी प्रैक्टिस कर सके। अगर हम एग्जैक्टली चीज़ें सही दे देंगे तो उसमें क्या होगा ना कि आप सीख नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें ये सीखना है यहाँ पर कि कैसे, अगर हमें नहीं आता है तो किस प्रकार से हम उन क्वेश्चंस को टैकल करें। क्योंकि आज भी कुछ बच्चे कंफ्यूज हैं इसमें कि मैम आप ये तो स्पष्ट नहीं करती, आप वो तो नहीं बताती, लेकिन मेरा काम यहाँ पर ये है कि मैं आपको ये बताऊँ कि किस तरह से PCS हो गया, UPSC हो गया, उसमें किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और उन्हें कैसे ना आते हुए भी कैसे हम उसे लॉजिक के थ्रू, कैसे अपने ट्रिक्स के थ्रू हम उन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो घबराना नहीं है। आइए वापस से चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। तो ये कथन हमारा देखिए यहाँ पर क्या है, 1955 में नहीं बल्कि कब हुआ था ये, 1960 के दशक के आरंभ में, 1955 में नहीं बल्कि 1960 के दशक के आरंभ में नामरूप असम में देश का पहला गैस आधारित उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था। तो इस आधार पे हमारा ये कथन गलत हो जाता है। चलिए दूसरा कथन क्या कह रहा है, यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने के पश्चात भारत में यूरिया पर सब्सिडी को, किसको, सब्सिडी को बंद कर दिया गया है। देखिए ऐसे स्टेटमेंट में आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। यहाँ पर दो फैक्ट्स आपको दिए गए कि यूरिया के उत्पादन में भारत आत्मनिर्भरता की बात कर रहा है, दूसरा ये स्टेटमेंट कह रहा है कि सब्सिडी को, इसमें यूरिया के लिए सब्सिडी जो दी जा रही है उसको बंद कर दिया गया है। सिर्फ दो चीजें हैं इसमें। तो देखिए क्या है ना कि यूरिया जो है, यूरिया है, हम अन्य देशों के साथ उसका आयात करते हैं, तो आत्मनिर्भरता की बात कहाँ से आ गई। तो ये तो हमारा कथन यहाँ तक तो भाई समझ आ रहा है ये गलत है, क्योंकि हम आयात करते हैं तो आत्मनिर्भर तो संभव ही नहीं है अभी। ठीक है, फिर कह रहा है कि भारत में यूरिया पर सब्सिडी को बंद कर दिया गया है। यूरिया पर सब्सिडी को बंद नहीं किया गया है बल्कि उसको और बढ़ा दिया गया है। यदि आप देखेंगे हाल ही में आप देख रहे होंगे कि कृषि से संबंधित जितनी भी सब्सिडी वगैरह दी जा रही है उनको थोड़ा और उनमें बढ़ा दिया गया है, ना कि उसको कम किया गया, ना कि उसको बंद किया गया है। और इसी आधार पर हमारा ये कथन भी गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आत्मनिर्भर तो है ही नहीं, हम दूसरे देश से आयात करते हैं इसको और सब्सिडी को इसमें और निरंतर बढ़ाया ही जा रहा है उर्वरक में, ना कि इसको बंद कर दिया गया है। पूछ रहे हैं कौन से कथन सत्य हैं, तो आपके सामने स्पष्ट है दोनों ही कथन हमारे गलत है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी, यानी कि ना तो एक ना तो दो। आइए अपने अगले प्रश्न यानी कि अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। परिसीमन आयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। चलिए देखते हैं क्या कहता है ये आयोग। यह एक स्वतंत्र निकाय है। चलिए भाई धीरे धीरे समझ आ रहा है, ये एक स्वतंत्र निकाय है, ठीक है, जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 से अपनी शक्तियां प्राप्त करता है। देखिए जब इस तरह की चीज़ें या इस तरह के क्वेश्चंस आपके सामने आए तो हमें कहाँ ध्यान देना है, इस पे ध्यान देना है कि ये जो निकाय है वो स्वतंत्र है या नहीं, या किस अधिनियम के द्वारा ये लाया गया, किस अधिनियम के द्वारा या किस एक्ट में या किस अनुच्छेद में इसकी शक्तियाँ दी गई हैं। ठीक है, दूसरा इसमें हमें इसका उद्देश्य ध्यान रखना है, बट ऑब्वियसली इसका उद्देश्य भी तो कुछ ना कुछ होगा लाने का। तीसरा हमें क्या ध्यान रखना है, जैसे इसमें कहा गया है कि अभी तक 5 परिसीमन आयोग का गठन किया जा चुका है, तो क्या अभी तक इतनी परिसीमन आयोग का गठन किया जा चुका है, इस पर हम आएंगे। मेरा कहने का मतलब है कि इस तरह के प्रश्नों में हमें कहाँ फोकस करना होता है। आइए वापस चलते हैं, पहला कथन पढ़ लिया। देखिए पहला कथन सही है या नहीं ये मैं आपको बता देती हूँ। ये एक स्वतंत्र निकाय है, ये तो क्लियर है, लेकिन जो प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 से अपनी शक्तियां प्राप्त नहीं करता, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 82, किस अनुच्छेद की बात कर रही हूँ, 82 से ये अपनी शक्तियां, अनुच्छेद 82 से अपनी शक्तियां प्राप्त करता है। तो ये कथन हमारा यहाँ पर गलत हो जाता है, इसको हम निकाल देते हैं। ये दूसरा कह रहा है इसका उद्देश्य क्या है कि समय के साथ जनसंख्या में परिवर्तन के पश्चात सभी नागरिकों के लिए समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है।
देखिए ये रहा एक दूसरा स्टेटमेंट जिसमें उसका उद्देश्य छिपा हुआ है। उद्देश्य ये कह रहा है कि ये है, ठीक है। ये तो रही मोटी मोटी बात। आइए थोड़ा सा इसको हम इस तरह से समझते हैं कि ये एक एरिया है, ठीक है। इसमें ये दो भागों में विभाजित है। ये एक छोटा सा एरिया है, दो भागों में विभाजित है, जिसमें एक में यहाँ पर एक प्रतिनिधित्व चुना जाएगा और इधर भी यहाँ पर एक ही प्रतिनिधित्व चुना जाएगा। लेकिन देखिए जब जनगणना हुई, सेंसस आया, तो पता चला कि भाई यहाँ पर जो है 4 लाख जनसंख्या है। सेंसस आया या फिर कोई नए राज्य का गठन किया गया तो वहाँ पर हमें पता चला कि यहाँ पर 4 लाख जनसंख्या रहती है और यहाँ पर 16 लाख जनसंख्या रहती है। अब क्या कह रहा है कि देखिए क्या कह रहा है ये कि समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है। अब देखिए कैसे समान दिख रहा है आपको कि यहाँ 4 लाख पे एक व्यक्ति है और यहाँ 16 लाख पे भी एक व्यक्ति है, तो ये कैसे संभव है। तो क्या करता है, परिसीमन आयोग का फिर गठन किया जाता है और उसे बताता है कि किस तरह से इस तरह से इसको विभाजित किया जाए ताकि दोनों तरफ जो है वो समान प्रतिनिधित्व रहे, समान जनसंख्या के साथ समान प्रतिनिधित्व वहां पर रहे। तो परिसीमन आयोग का जो गठन है वो किस लिए किया जाता है, वो इसीलिए किया जाता है ताकि वो समान प्रतिनिधित्व वहां पर बता सके कि है या नहीं है, तो उसको किस तरह से बैलेंस करके वहां पर समान प्रतिनिधित्व किया जा सके या दिया जा सके। तो ये कथन यहाँ पर हमारा क्या है वो सही हो जाता है, क्योंकि ये सही कह रहा है कि समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना इसका काम है। करेक्ट हो गया ये हमारा। तीसरा कह रहा है भारत में अभी तक प्रेजेंट टाइम तक कह रहा है अभी तक 5 परिसीमन आयोग का गठन किया गया है। तो ये गलत है, क्योंकि अभी तक हमारे देश में भारत में क्या है कि अभी तक 4 परिसीमन आयोग का गठन किया गया है, ना कि 5 परिसीमन आयोग का गठन किया गया है। तो ये कथन भी गलत हो जाता है। तो पूछ रहे हैं कि कौन से कथन सही हैं, तो आपके सामने है, इसमें केवल 2 यानी कि ऑप्शन बी जो है वो एकदम करेक्ट हो जाता है। तो इस आधार पे देखिए हमारा इस प्रश्न का उत्तर क्या है, ऑप्शन बी निकल आया। तो देखिए क्या होता है, ये तो रहे हमारे मोटे मोटे सारे प्रश्नों की बात। देखिए ये प्रश्न ना एक्चुअली टफ नहीं होते। टफ क्या होता है, वो जो सिचुएशन होती है, जिस सिचुएशन में हम होते हैं, जिस हम प्रेशर में होते हैं, तो प्रेशर में कोई भी क्या कार्य अधिकतर गलत हो जाता है, क्योंकि हम थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं, सोचते हैं अरे ये कैसे होगा, अब हमें आता नहीं है। घबराना नहीं है, कोई भी सिचुएशन हो, जीवन की हो या कोई परीक्षा की सिचुएशन हो, घबराना नहीं है, हिम्मत रखना है, पेशेंस रखना है और विश्वास करना है खुद पे कि नहीं हम ये कर सकते हैं, वी कैन डू इट, ऑफकोर्स वी कैन डू इट। तो ठीक है, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को यहाँ पर समाप्त करती हूँ और आप सभी से मैं ये आशा करती हूँ कि आज का वीडियो भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह से आप अपने सुझाव हमें हमारे कमेंट बॉक्स में दें, हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह से अपना प्यार हमें देते रहें। शुक्रिया।